हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्लास में हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। इसका हमने 2 लेक्चर ले लिया है, जिसमें हम 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, कब कहाँ कौन सा अधिवेशन हुआ, क्या उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हमने एक लेक्चर में कंप्लीट किया। उसके बाद हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 पार्ट में बांटा, जिसका हमारा था एक उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर 1905 तक, फिर 1905 से लेकर हम देखें 1915 तक हमारा क्या है, उग्रवादी चरण। उसके बाद हमारा है 1915 से लेकर आगे गांधीवादी युग। ठीक है, तो अभी हमको आज इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, उग्रवादी चरण, क्योंकि इसका हमने एक लेक्चर उदारवादी चरण को पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे उग्रवादी चरण। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। उग्रवादी चरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से टीआरई में क्वेश्चन आए हुए, क्या चाहे पीआरटी हो, चाहे 6 to 8 हो, 9 10th हो, सब में जो जीएस का पार्ट होता है, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। उग्रवादी चरण का गठन देखते हैं कि उग्रवादी चरण का गठन कैसे हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों द्वारा किए जा रहे प्रार्थना, प्रतिवेदन और लंदन यात्रा से जब कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ, तब भारतीय राष्ट्रीय, जैसे देखिए क्या हुआ कि इसमें हम समझते हैं। तो जैसे क्या था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, तो जो उदारवादी नेता थे ये क्या करते थे कि उस कांग्रेस में ये अपनी याचनाएं देते थे, ये लोग प्रतिवेदन देते थे, फिर उसका ये लोग वेट करते थे कि अंग्रेज इसको सुने और इसका पालन करें। ठीक है, और इसको माने। लेकिन तो ये क्या हुआ, जब इससे कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ, तो भारतीय जो जनमानस था इसमें विरोध उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसमें असंतोष उत्पन्न हुआ। इस असंतोष के चलते क्या हुआ, गरमपंथी विचारधारा का जन्म हो गया। इसी को उग्रवादी चरण भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना होने लगी थी। इसी के साथ राजनीति में उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। उग्र नेताओं का मानना था कि कांग्रेस की आवेदन और निवेदन की नीति से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। नरमपंथियों का जो नीति था, प्रार्थना, याचना करना, उसका विरोध करना, मतलब बस यही सब था। उग्रवादी चरण गरमपंथी विचारधारा क्यों कहा गया कि उग्रवादी चरण को गरमपंथी विचारधारा, क्योंकि जो उग्रवादी नेता थे ये उदारवादी नेताओं की तरह शांतिपूर्ण तरीकों, प्रार्थना, याचिका में ये विश्वास नहीं करते थे। उग्रवादी नेता जो थे ये प्रार्थना और याचिका में विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रख सकते, मतलब सरकार नहीं मानेगी तो हम सक्रिय आंदोलन भी करेंगे, रखेंगे तो, लेकिन तो अगर सरकार नहीं मानी तो हम इसका सक्रिय आंदोलन भी करेंगे। इनका विरोध जताने का तरीका था जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन, हिंसा। ठीक है, ये सब ये करते थे। उग्रवादी नेता अधिक शीघ्र परिणाम चाहते थे। जैसे क्या होता है कि जो उदारवादी नेता थे ये प्रतिवेदन करते थे, निवेदन करते थे, फिर उसका इंतजार करते थे कि अंग्रेज उसको मानेंगे। लेकिन तो जो उग्रवादी नेता थे ये अधिक शीघ्र परिणाम चाहते थे। उग्रवादी चरण के उदय का कारण हम देखते हैं, तो इसमें 3 कारण होता है। इन तीनों कारणों को हम देखते हैं कि कौन कौन सा कारण है। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था और सामाजिक कारण था। हम राजनीतिक कारण देख लेते तो अंग्रेजी सरकार द्वारा कांग्रेसों की मांगों की उपेक्षा करना। जैसे क्या होता था कि जो उदारवादी नेता थे ये लोग अपनी मांग रखते थे, लेकिन तो क्या होता था, अंग्रेज इसका उपेक्षा कर देते थे। अंग्रेजी सरकार की भारतीयों के प्रति शोषणकारी नीतियाँ, इनकी जो नीति होती थी ये भारतीयों के प्रति शोषणकारी नीतियाँ थीं। फिर आर्थिक कारण में देखते हैं कि तो ब्रिटिश सरकार का भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाना था। जैसे जो भी वस्तुएं रहती थी तो भारतीयों के लिए अधिक कर लगता था। पक्षपातपूर्ण नीतियाँ थीं। महामारी व अकाल का प्रकोप इतनी समय था, तो ये सब आर्थिक कारण में चला जाता है। हम सामाजिक कारण देखते हैं तो भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज सरकार का भारतीयों के प्रति जो नीतियाँ थीं ये भेदपूर्ण कानून था, भेदभावपूर्ण था। पश्चिमी सभ्यता को भारतीयों के ऊपर थोपा जाता था। जो पश्चिमी भाषा थी और सब कुछ था, पहनावा था, सब कुछ ये भारतीयों के ऊपर क्या थोपा जा रहा था। तो ये सामाजिक कारण था उग्रवादी चरण का। ठीक है, देखते हैं हम गरम दल के नेता कौन कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब इन्हीं तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को। यहाँ से हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक को। जो बाल गंगाधर तिलक थे इनका जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1856 को हुआ था, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। उपनाम इनका था बाल या लोकमान्य। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। फिर इन्होंने देखिए 2 समाचार पत्र लिखा। मराठी भाषा में जो लिखा था केसरी को, और अंग्रेजी में मराठा को। तो केसरी और मराठा 2 इन्होंने
किया था समाचार पत्र। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गणपति महोत्सव का शुरुआत किसने किया था, तो इसका शुरुआत करने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने द आर्किटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य नामक 2 पुस्तकों का लेखन किया। तो यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि द आर्किटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य किसने लिखा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इन्होंने यह महत्वपूर्ण नारा दिया, ये भी याद रखे रहिएगा। यहाँ से हम देखते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था पंजाब में। इनको पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखे रहिएगा। इन्होंने लाहौर में एक साप्ताहिक पत्र का समाचार पत्र निकाला था, पीपल। लाहौर में पंजाबी नामक एक समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। इनकी जो बुकें थी, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डिबेट ऑफ टू इंडिया, तो ये सब इनकी पुस्तकें थी। ये अनहैप्पी इंडिया एग्जाम में आया हुआ है। और इन्होंने क्या किया, 1928 में साइमन कमीशन का एक मतलब जैसे देखिए साइमन कमीशन जो आया था 1927 में बना था, 1928 में ये भारत पहुंचा। जैसे जो ये साइमन कमीशन था इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं थे, तो क्या हुआ, ये इसके विरोध में क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, इनको लाठी लग गया, जिससे क्या हुआ, ये बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इसी की वजह से इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। आगे हम देखते हैं बिपिन चंद्रपाल के बारे में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बिपिन चंद्रपाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज में हुआ था। बिपिन चंद्रपाल पेशे से पत्रकार थे और स्वराज और स्वदेशी वस्तुओं के लिए भारतीयों के प्रयासों को एकजुट करने के लिए हमेशा अपनी कलम का ही सहारा लेते थे। इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया था और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया दैनिक शुरू किया था। ठीक है। अरविंद घोष के बारे में देखते हैं। अरविंद घोष जो थे, इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। ये एक योगी, गुरु, कवि थे। ठीक है, याद रखिए रहेगा। ये अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करते थे। अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया था जो 1908 में अलीपुर बम कांड हुआ था, उसी के लिए। ठीक है। उन्होंने 1926 में पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की घोषणा की, याद रखे रहेगा। इनके जो बुक है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग, सावित्री इनकी पुस्तक है। इनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आप लोग पढ़ लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन 1905। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। तो एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, याद रखे रहिएगा। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इस कारण प्रशासकीय सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। वास्तविकता में जो था कि कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का ये प्रयास था। एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। यह अंग्रेजों में फूट डालो राज करो वाली नीति का एक अंग था, याद किए रहिएगा। क्या हुआ कि कब कैसे क्या हुआ, इसको याद रखिए रहिएगा। 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। अब यहाँ से हम बंगाल का विभाजन देख लेते हैं। 1905 में हुआ था। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 भागों में हुआ। जो पश्चिम बंगाल था इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पूर्वी बंगाल में जो था पूर्वी बंगाल और असम। अब याद रखिए रहेगा, जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था यहाँ पे हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है। यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया, देखिए जैसे ये बंगाल था, ठीक है, तो यहाँ से जो था ये इस वाले हिस्से में जो पश्चिमी बंगाल था, इधर वाला हिस्सा पूर्वी बंगाल था। ठीक है। जो इधर पीछे वाला हिस्सा था जो अभी वर्तमान में बिहार, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये सब जो था ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और जो पूर्वी बंगाल जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में है, ये क्या था, पूर्वी बंगाल था, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एक संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, तो याद रखिए रहेगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हम देखते हैं, तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए एक जन आंदोलन था।
यह बाद में आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो था ये आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। यह बंगाल राज्य में स्थित है। स्वदेशी के कार्यक्रम के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे 2 आंदोलन प्रारंभ किया गया था, एक स्वदेशी आंदोलन और दूसरा बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन में भारतीय जो वस्तुएं थी उनका उपयोग करना था, और बहिष्कार में कि जो भी अंग्रेजों द्वारा बाहर से बन के आया उसका बहिष्कार किया जाए। ठीक है। यहाँ से देखते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या होता था, जो कार्यक्रम चलाया गया, विदेशी वस्तुओं अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। इसमें आर्थिक एवं राजनैतिक आत्मनिर्भरता का प्रयास किया गया। स्वदेशी उद्योग को अपनाया गया, कपड़ा, साबुन, माचिस, बैंक, ये सब खुद का अपनाया गया। फिर यहाँ से देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन तैयारी में आया हुआ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ये याद रखी रहिएगा। ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस शिष्टमंडल में केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। ठीक है। ढाका के नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गया। तो किसके नेतृत्व में? सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। कौन कौन थे उतने समय? आगा खां थे। क्या हुआ, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ठीक है। इसी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये किया गया था। तो याद रखी रहेगा, पूछ लेता है कि किसके नेतृत्व में, तो आगा खां और ढाका के नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना कब शामिल हुआ था? 1913 में मुस्लिम लीग में ये शामिल हुए थे। ठीक है। 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया। तो याद रखी रहेगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसको हमने जब ये हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे थे उसमें भी हमने बताया था, आप लोग उस क्लास को लेंगे तो अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। 1911 में बंगाल का विभाजन क्या हुआ? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप किंग जॉर्ज पंजाब की यात्रा के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के पुनर्मिलन की घोषणा कर दी। ठीक है। आगे देखते हैं 1913 में गदर पार्टी और भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है। गदर पार्टी, इसका गठन 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखी रहेगा। 1916 में क्या हुआ कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का फिर से आपस में विलय हो गया। जो 1907 में अलग हो गए थे, फिर से 1916 में दोनों लोगों का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है। याद रखी रहेगा। होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया गया था 1916 में, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की और बाल गंगा तिलक ने पुणे होम रूल लीग की स्थापना की। तो यहाँ से ये भी याद रखी रहिएगा। ठीक है। यहाँ से हमारा 1916 तक का कंप्लीट होता है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। रुक जाइए, यहाँ से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है। उदारवादी कहा जाता है 1885 से लेकर 1915 तक को, और गांधीवादी 1915 तक आज़ादी तक का, ये क्या कहा जाता है? गांधीवादी युग। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक कहा जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था? 1899 कलकत्ता नगर निगम। तो इनका हमको लगता है सबसे ज़्यादा ये इसका आंसर सही हो जाएगा। रुकिए एक मिनट, ऑप्शन सब पढ़ा जाए क्या क्या हो सकता है। 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन। तो ये बंगाल विभाजन वाला ही सबसे मूर्खतापूर्ण था। ठीक है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से, एक मिनट, यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, तो इसमें हम देखते हैं तो ये थे लाला
लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। तो हमारी पहली कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट थी, अगर पूछे सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। याद रखिए रहिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन था। यहाँ से हमारा क्वेश्चन दिया गया, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का जो खिताब था ये लाला लाजपत राय को दिया गया था। याद रखिए रहिएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन बना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसको आप लोग याद करिए कि कब हुआ, अभी हमने इसको पढ़ाया भी है। 1908 में, 1905 में, 1907 में, 1906 में। तो कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन? 1907 में। क्या होता है यहाँ पे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है ये गरम दल और नरम दल में यहाँ से बढ़ जाता है। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। यहाँ से देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, इसको देख लीजिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह। तो ये सलीमुल्लाह को जाता है। सलीमुल्लाह और आगा खां इन्होंने कब किया था? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, तो गलत है। इनका मृत्यु तो 31 जनवरी को 1949 को हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन तो 1912 का पूछा है, तो बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था। याद रखिएगा। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1912 का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ से पूछा है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ये कौन सा था? इनका केसरी था। केसरी और मराठा, इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिका निकाला था, केसरी और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया, अनुशीलन समिति संबंध है बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ से अनुशीलन समिति बी.डी. सावरकर से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1907 के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ से याद रखिएगा किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था 1907 में। यहाँ पे क्या होता है कि इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बंट जाता है, नरम दल और गरम दल में। यहाँ से देखते हैं तो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस सब को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। इसका हम एक क्लास भी ले लेंगे, जहाँ से आप लोग को सारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोग तब तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।